Can anybody hear me? I'm not sure if I'm online or not. Can somebody text me so that I'm can ensure that I'm online right now? Okay, ji. Assalamu alaikum, everyone. Uh, my name is Wahab, and I am a PhD student at Massey University, New Zealand. This is my final year of my PhD, and my research area is around human resource management, and particularly I'm working on how we can improve the well-being and performance of employee in the organization. So this is the final year of my PhD, and I start my journey of PhD in 2016. Before 2016, there is a, I think, 1 or 2 years I've spent in admission and scholarship process, how to get admission and scholarship in different university. And then I got three scholarship offers from three university. One was from Monash University, Australia, and then I got admission and scholarship from Malaysian University. Uh, that was also Monash University, but in that campus has in Malaysia. And the third scholarship I got from uh, Massey University, New Zealand, and right now I am availing that scholarship. So during that process of admission and scholarship, I have gone through some experience, I should say, because admission processes of PhDs is quite different from a normal master's or bachelor's degree program. So whatever I have experienced or my learning and information is around the admission and scholarship process of different universities. I want to share that experience with you for so that the students or people who intend to get admission and scholarship in PhD, they might get benefit of that knowledge or experience. Uh, PhD scholarship process जो है is quite a time taking process. इसमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और इसमें अपने आप को continuously improvement की ज़रूरत होती है, जिसमें क्योंकि आपने different scholars और different professors से जब contact करना है, उसमें एक आपका जो रिसर्च एरिया या रिसर्च टॉपिक है उसको आपने अपडेट करना है या अपना रिसर्च प्रपोजल अपडेट करना है, और इस तरह जो ईमेल के थ्रू प्रोसेस है या आपका रिसर्च प्रोफाइल आपने अपडेट करना है, और एडमिशन का और स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है ये कुछ टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो मैं इस जो सेशन है इसमें बेसिकली जनरली डिस्कस करूंगा कि पीएचडी और एडमिशन और स्कॉलरशिप न्यूजीलैंड कॉन्टेक्स्ट में किस तरह लिया जाता है, यहाँ पर प्रोसीजर या प्रोसेस क्या है, और इसके बाद मैं कुछ जनरल टिप्स दूंगा आपको कि जब मैं इस प्रोसेस से गुजरा तो मैंने क्या लर्निंग की, मेरे मुताबिक चीज़ों को किस तरह करना चाहिए ताकि आपका एडमिशन और स्कॉलरशिप प्रोसेस जो है वो बेहतर हो सके। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज गाइस और पीपल जो पीएचडी एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पीएचडी एडमिशन प्रोसेस इन न्यूजीलैंड। मैंने अभी यहाँ पर एक फाइल शेयर की है। आई एम नॉट श्योर इफ यू पीपल कैन सी दैट प्रोफाइल और नॉट। उस प्रोफाइल उस एक्सेल शीट में मैंने जो न्यूजीलैंड की मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिंक्स दिए हैं। बेसिकली न्यूजीलैंड में 8 मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है पीएचडी या स्कॉलरशिप के, लेकिन ये 8 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दीज आर these are one of the like इनकी जो एजुकेशन है दैट इज़ अ क्वालिटी एजुकेशन, और ओवरऑल न्यूजीलैंड का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे ख्याल में
कि आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में अगर पीएचडी एडमिशन या स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई किया जाए, दैट्स अ गुड ऑप्शन। जो इन आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस एक्सेल फाइल में यू कैन सी कि इनमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स है। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है, यूनिवर्सिटी ऑकलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसे यूनिवर्सिटी, लिंकन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो, यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटो, मैसे यूनिवर्सिटी एंड कैंटरबरी यूनिवर्सिटी। ये 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके लिंक मैंने दिए हैं और उनके मेन जो डिसिप्लिन्स हैं या स्कूल्स हैं, इनके बारे में भी इस एक्सेल शीट में बताया गया है। अगर इनके एडमिशन क्राइटेरिया का देखा जाए, तो मैं इन चीज़ों को बहुत जर्नली डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में हर यूनिवर्सिटी का और इवन हर डिग्री का जो एडमिशन क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। सो जब आप अप्लाई करें तो यू हैव टू गो टू दिस रेलिवेंट वेबसाइट एंड रेलिवेंट कोर्स, और आप उसके एडमिशन प्रोसेस को देखें कि उसमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। मेरे ख्याल में जो न्यूज़ीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें काफ़ी डिटेल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिशन का प्रोसेस बताया गया है। तो तो मैं एक आपको जनरल ओवरव्यू दूंगा, लेकिन जब आप अप्लाई करें तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके डिटेल्स चेक करें और फिर अप्लाई करें। लेकिन इन जनरली जो पीएचडी के एडमिशन के लिए क्राइटेरिया है न्यूजीलैंड में, वो ये है कि आपके पास रेलिवेंट मास्टर्स डिग्री हो। मतलब आप अगर मैनेजमेंट साइंसेस में पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपका जो मास्टर्स डिग्री है उसमें भी आपने मैनेजमेंट साइंसेस, एचआर या उससे रेलिवेंट जो है वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में पीएचडी के एडमिशन के लिए। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है दैट इज़ आपके पास रिसर्च एक्सपोज़र होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आपकी मास्टर्स की डिग्री है वो रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, उसमें रिसर्च का कंपोनेंट होना चाहिए। ये एक पीएचडी की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज़ पीएचडी जो स्ट्रक्चर है पीएचडी का न्यूज़ीलैंड, वो बेसिकली टोटली रिसर्च ओरिएंटेड है। यहाँ पर मोस्टली जो डिग्रीज़ हैं पीएचडी की उसमें कोर्स वर्क नहीं होता, जबकि आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उस पे काम शुरू कर लेते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है पीएचडी एडमिशन के लिए कि आपकी जो मास्टर्स डिग्री हो उसमें आप एक रिसर्च प्रोसेस से गुजरे हों, ताकि आपको आइडिया हो कि रिसर्च क्या है, और पीएचडी में जब आपका एडमिशन हो आप अपना एडमिशन अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकें। जो थर्ड चीज़ है वो रेलिवेंट आइल्स है। ये भी डिग्री और यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करता है, लेकिन इन जनरल 6.5 आइल्स चाहिए आपको पीएचडी के एडमिशन के लिए, जिसकी एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि एटलीस्ट 6 बैंड हो। 6 बैंड से कम स्कोर ना हो किसी एक एरिया में भी। और अव्वल आर जो आपका बैंड है वो एटलीस्ट 6.5 रिक्वायर्ड है। इसके अलावा रिसर्च प्रपोजल, रेफरेंसेस और अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइज़र, ये 3 चीज़ें हैं, ये भी एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है न्यूज़ीलैंड में। जैसे मैंने पहले बताया कि जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझ पे अक्सर स्टूडेंट कुछ लोग जो कांटेक्ट करते हैं फेसबुक पे, या मैंने कुछ पोस्ट स्कॉलरशिप नेटवर्क पे भी पढ़ी हैं, वो बहुत जर्नल लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पीएचडी का क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का या स्कॉलरशिप का। तो इसके लिए सिंपल आंसर ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाती है। नॉर्मली उनका जो क्राइटेरिया है बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आप कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन तो हर कोई दे सकता है, लेकिन स्पेसिफिक आपने अपने प्रोफाइल के मुताबिक, उस कंट्री के एडमिशन के क्राइटेरिया के मुताबिक, उस यूनिवर्सिटी और उस डिग्री इवन डिपार्टमेंट या स्कूल की भी सेपरेट रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनका एडमिशन क्राइटेरिया फॉलो करें। तो जो न्यूजीलैंड में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी यही तरीका है कि आपको जनरली तो चीज़ें बताएंगे, लेकिन अगर आपने डिटेल में चीज़ें देखनी है तो आप खुद अपने प्रोफाइल के मुताबिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट
विज़िट करें और वहाँ पर चीज़ें देखें। यूजुअली जो उनका न्यूज़ीलैंड में एडमिशन होता है वो ऑनलाइन ही होता है, उसमें कोई एडमिशन की फ़ीस नहीं होती आपके पास। अ आप अपनी जो मेरे मैसे यूनिवर्सिटी में था प्रोसेस ये था कि हम मैं जो स्टूडेंट है वो अपने डॉक्यूमेंट जो रेलेवेंट रिसर्च यहाँ पर ग्रेजुएट रिसर्च ऑफिस है वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजता है और ग्रेजुएट रिसर्च ऑफिस जो है वो असेस करता है आपकी प्रोफाइल। उसके बाद अगर वो समझता है कि आप एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए, तो वो उसके बाद दो तरीके हैं, या तो वो आपको कहेंगे कि आप रेलिवेंट सुपरवाइज़र को खुद आइडेंटिफाई करें और उससे खुद कांटेक्ट करें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जो यूनिवर्सिटी जो आपने रिसर्च स्कूल को आप ग्रेजुएट रिसर्च स्कूल को आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो खुद कांटेक्ट करते हैं रेलिवेंट सुपरवाइज़र से या स्कूल से कि इस प्रोफाइल का बंदा इस रिसर्च टॉपिक पर करना चाह रहा है, तो आर यू इंटरेस्टेड। सो दे आर टू डिफरेंट प्रोसीजर। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और स्कूल रिसर्च स्कूल भी आपको सुपरवाइजर फाइंड करके दे सकता है, बट अगेन इट डिपेंड्स, यू हैव टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ दैट व्हाट क्राइटेरिया इज अप्लाइंग इन व्हिच एरिया यू आर गोइंग टू स्टडी। फीस अगर देखी जाए तो यहाँ पर जो पीएचडी की एनुअल फीस है यूनिवर्सिटी की वो नॉर्मली 8,000 से 8,500 पर एनम है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, जो कि आई थिंक कंपैरेटिवली फ्रॉम अदर कंट्री इज मच मोर लेस। और जो मास्टर्स की फ़ीस है मास्टर डिग्री की वो काफ़ी ज़्यादा है न्यूज़ीलैंड में। आई थिंक जनरली देखा जाए तो 30 to 35,000 पर एनम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो मास्टर्स की फ़ीस है मास्टर्स डिग्री की। अब मैं बात कर लेता हूँ स्कॉलरशिप क्राइटेरिया पर। जो स्कॉलरशिप के ऑप्शन है न्यूज़ीलैंड में वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। यूजुअली हम लोग एक जो मैंने कुछ लोगों से जब कांटेक्ट किया या जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं वो यूजुअली एक टाइप के स्कॉलरशिप को टारगेट करते हैं, जबकि स्कॉलरशिप के मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे न्यूज़ीलैंड में एक तो डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप होता है, मतलब एक स्कूल मैनेजमेंट स्कूल है, हेल्थ साइंसेज है या कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग है, साइंस है, ये सारे अपने अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे इनके पास फंड्स होते हैं, ये आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा सुपरवाइज़र की अपनी फंडिंग होती है इंडिविजुअल, वो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं या उनके पास अपनी जो वो फंड कर सकते हैं। इसके अलावा वाइस चांसलर स्कॉलरशिप्स हैं, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, एचईसी के स्कॉलरशिप हैं, और एक जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं या जो सब तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं वो डॉक्टरल स्कॉलरशिप है। जो न्यूज़ीलैंड में 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सब ऑलमोस्ट जो हैं ये डॉक्टरल स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं तादाद में और इसके मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें जो न्यूज़ीलैंड में है वो नॉर्मली जो जो आपका सीजीपीए है मास्टर्स को उसको काफ़ी ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो अगर आपका सीजीपीए अच्छा है लाइक 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं आपके या 7 out of 9 CGPA है, तो आई थिंक यू आर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर डॉक्टरल स्कॉलरशिप इन न्यूजीलैंड। सो एक तो चीज़ सीजीपीए है जिस पे ज़्यादातर न्यूजीलैंड या इवन ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रिलाई करती है। तो उसके अलावा बस बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका रिसर्च प्रोफाइल है या रेफरेंसेस है या आपका रिसर्च टॉपिक है या आप अगर किस तरह आप अप्रोच करते हैं सुपरवाइजर्स को, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं आपके स्कॉलरशिप के प्रोफाइल पर। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में है जो आपकी सीजीपी है जो लास्ट डिग्री में है वो काफ़ी मैटर करता है। जो डेडलाइन है एडमिशन या स्कॉलरशिप की ये भी वेरी करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 3 राउंड्स होते हैं। जैसे एयूटी या ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें 1 मार्च, 15 जुलाई एंड 1 नवंबर जो है ये 3 डेडलाइंस है, ये राउंड है जो डॉक्टरल स्कॉलरशिप के राउंड है जो ये ऑफ़र करते हैं साल में। जो
ऑकलैंड यूनिवर्सिटी है, उसमें आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए कभी भी प्रोसेस कर सकते हैं, और एडमिशन के साथ ही जो आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो भी प्रोसेस होती है। अब एक चीज़ ये भी समझने की है, दीज आर नॉट टू डिफरेंट प्रोसेसेस। यूजली जब पीएचडी स्टूडेंट एडमिशन के लिए प्रोसेस करता है, उसके साथ एक ऑप्शन होती है कि आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है, आप उसके बाद फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। सो अगेन इट वेरी फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर यूनिवर्सिटी। सो ये बेसिकली पीएचडी के एडमिशन और स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया न्यूजीलैंड में। इसके अलावा अ, जो मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस प्रोसेस से गुज़रने की, वो ये है कि अ, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी होमवर्क करें। आप स्कॉलरशिप नेटवर्क पे या जब आप किसी को अप्रोच करते हैं, वो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे एडमिशन होगा, कैसे स्कॉलरशिप होगी। आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरिएट करती हैं। इवन पीएचडी की जो डिग्री है वो स्ट्रक्चर भी वेरी करता है। 3 साल, 4 साल, और किसी में कोर्स वर्क होता है या किसी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। इसी तरह एडमिशन स्कॉलरशिप का भी क्राइटेरिया वेरी करता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप खुद स्कॉलरशिप की जब ट्राई करते हैं या एडमिशन की, तो आप अपना खुद होमवर्क करें। आप अपने जो इंटरेस्ट है, ये जो आपका अपना प्रोफाइल है, उसके मुताबिक आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट चेक करें और उनके एडमिशन को, स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें, रादर देन आस्किंग समवन कि यहाँ एडमिशन कैसे होगा या स्कॉलरशिप कैसे की जाएगी। मेरे ख्याल में एडमिशन जो पीएचडी की जर्नी है, ये तब स्टार्ट नहीं होती कि जब आप पीएचडी में एंटर हो जाते हैं, बल्कि पीएचडी की जर्नी तब स्टार्ट होती है कि जब आप एडमिशन के लिए या एडमिशन के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें आपने कॉन्टिन्यूसली डॉक्यूमेंटेशन को, अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है, रिसर्च टॉपिक को इम्प्रूव करना है, और कुछ लर्निंग का प्रोसेस है, आप बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जिसमें आपने अपने आप को इम्प्रूव भी करना है, अपने डॉक्यूमेंट इम्प्रूव करनी है और खुद वर्किंग करनी है। न्यूज़ीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में, एक जैसे मैंने आपको एक बात बताई है, वो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि यहाँ पर जो ग्रेड है ना, वो बहुत मैटर करता है आपके मास्टर्स डिग्री का। दो आपका रिसर्च टॉपिक, आपकी रिसर्च प्रोफाइल, आपका आइल्स, आपके मास्टर से पहले जो बैचलर्स है उससे पहले डिग्री और रेफरेंसेस, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन जो एक की चीज़ ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड कॉन्टेक्स्ट में कंसीडर की जाती है, वो आपके मास्टर्स डिग्री का सीजीपी है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आई थिंक स्पेशली इन मैनेजमेंट या सोशल साइंस में कंसीडर की जाती है, वो ये है कि आप सुपरवाइजर्स को किस तरह अप्रोच कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो न्यूजीलैंड में मेनली मोस्ट कॉमनली पीएचडी का स्ट्रक्चर है, वो ये है कि आप फर्स्ट डे से रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। देयर इज़ नो कोर्स वर्क। सो आपका जो सुपरवाइज़र है अ, उसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है कि आपके एडमिशन और इवन स्कॉलरशिप प्रोसेस में। तो आपकी इंटरेक्शन विद योर सुपरवाइज़र, या आप जब अपने आप सुपरवाइज़र सर्च कर रहे होते हैं, उसके वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस सुपरवाइज़र्स को अप्रोच करने का एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। मतलब ईमेल जब आप सेंड करें, उसमें अपनी वर्डिंग चेक करें कि आप क्या लिख रहे हैं, आप उसको किस तरह ड्रेस कर रहे हैं। आप उसमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें अक्सर इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट, या जब आप अप्रोच करते हैं, जो बहुत मैटर करती हैं। स्कॉलरशिप नेटवर्क पे आई थिंक काफ़ी इस पे डिबेट हो चुकी है, और इस पे काफ़ी वीडियोज़ भी हैं, काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आपने सुपरवाइज़र को कैसे अप्रोच करना है, ईमेल कैसे लिखनी है, और उसमें क्या कंटेंट्स होने चाहिए। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं, आप उसको देखें, मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा। इसी तरह आइल्स का भी ज़रूरी है।
कुछ लोग कहते हैं कि आइल्स के बगैर मेरा एडमिशन हो जाए या स्कॉलरशिप हो जाए। देखिए, आप ये बेसिक चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो आप अपने ऑप्शंस को कम करते जाएंगे। जिस तरह आप अपने प्रोफाइल को बेहतर करते जाएंगे और ये वेरी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो आइल्स है, इस ये करेंगे तो आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ज़्यादा जगह आप ऑप्शन एडमिशन और स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते जाएंगे, इसी तरह आपकी जो ऑप्शंस हैं पीएचडी की या एडमिशन की वो कम होती जाएगी। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को अपने जो जैसे जो ईमेल जो प्रोफेसर को अप्रोच करना है उसको बेहतर करें, अपनी रिसर्च जो है उसको बेहतर करें। रिसर्च बेहतर करने से मुराद ये है कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, वो उसमें कुछ करें, किसी और रिसर्च के साथ कोलैबोरेट, किसी और रिसर्चर के साथ कोलैबोरेशन कर लें, अ, या जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उस पे वर्किंग करें, उसको बेहतर से बेहतर करें, उसको इम्प्रूव करें। एक टिप जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि जब आप किसी सुपरवाइज़र को अप्रोच करें तो पहले उसकी रिसर्च पढ़ लें कि वो किस एरिया पे काम कर रहा है, उसकी रिसेंट पब्लिकेशन क्या है। जब आप उस ईमेल में उसकी रेफ़र करेंगे रिसर्च पब्लिकेशंस, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव होगा उसके लिए। मेरी कुछ लोगों से यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं या मेरे स्कूल डिपार्टमेंट में है, उनसे बात हुई थी कि वो किस तरह की ईमेल को पढ़ते हैं और किस तरह की ईमेल को इग्नोर करते हैं। तो उनमें से एक चीज़ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी या समझ आई है मुझे यही थी कि वो अगर तो आप सुपरवाइजर्स को अप्रोच करते वक्त उनकी किसी रिसेंट रिसर्च को मतलब रेफ़र करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं कि मैंने आपकी रिसर्च ये पढ़ी, इससे ये मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, या मैं इसको एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, या मेरा भी टॉपिक इसी तरह है। तो आप उसकी रिसर्च को और अपने इंटरेस्ट को कोलैबोरेट करके जब डिफ़ाइन करेंगे ईमेल में, तो वो उसके लिए अट्रैक्टिव होगा सुपरवाइज़र्स के लिए, या जब आप सर्च कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनकी रिसर्च प्रोफाइल पढ़ सकें। इसके अलावा जो कुछ मेन क्वेश्चंस लोग पूछते हैं न्यूजीलैंड कॉन्टेक्स्ट में, वो वीज़ा के स्टूडेंट वीज़ा प्रोसीजर क्या है उसमें। आई थिंक इमिग्रेशन gov.nz इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उसमें स्टूडेंट वीज़े के बारे में डिटेल लिखी है कि आपके क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आप उसका प्रोसीजर क्या है। तो वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और क्योंकि मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले प्रोसेस किया था, अब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं या अपडेट होता रहता है, तो बेहतर ये है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके एडमिशन क्राइटेरिया दे सकते हैं। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद न्यूजीलैंड में मोस्टली आपको 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है, जिसमें आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये ओपन वर्क वीज़ा होता है, जिसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर आपको जॉब मिल जाए और जब आपको जॉब मिल जाती है तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अ, इसके अलावा अक्सर लोग पूछते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन न्यूजीलैंड। आई थिंक ये वेरी करता है कुछ चीज़ों पर। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर किन सेक्टर्स में जो है वो लोग रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल लास्ट 3-4 सालों में यहाँ पर आईटी और कंप्यूटर साइंसेज काफ़ी इंजीनियर्स और टेलीकॉम के काफ़ी लोग यहाँ पर न्यूजीलैंड में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जॉब्स थी। तो यार, अगर आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पर देखें तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर किस स्किल्ड या किस सेक्टर में जो है वो स्किल्ड लोगों की शॉर्टेज है, और उसके मुताबिक फिर यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो तो अगर आप अ, ये देखना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में या मेरे एरिया की यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी है या नहीं, तो सबसे पहले आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर चेक करें कि स्किल शॉर्टेज किस स्पेसिफिक एरिया में है।
दूसरी आई थिंक ये आप जो बंदा यहाँ पर आता है उसकी अपनी कैपेसिटी पे भी और उसके अपने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पर जल्दी सेटल हो जाते हैं, जॉब मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स और एक्सपीरियंस आई शुड से वो यहाँ पर सेटल नहीं हो सकते। बट यूजुअली आई थिंक पीएचडी के बाद अगर यहाँ पर जैसे मैंने बताया स्किल्ड कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो यूजुअली यहाँ पर लोग सेटल हो जाते हैं आफ्टर पीएचडी। अब एक क्वेश्चन और मोस्टली पूछा जाता है यहाँ पर कि ये ड्यूरिंग पीएचडी या ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ एज अ मास्टर स्टूडेंट यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है वो जॉब कर रहे हैं, लाइक बिफोर पीएचडी कुछ स्टूडेंट हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं, टीचिंग करते हैं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, और साथ वो अपनी पीएचडी भी कर रहे हैं। अ, कुछ लोग जो है यहाँ पर ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग जो है यहाँ मतलब सेल्स की जॉब भी कर रहे हैं या सिक्योरिटी में भी जॉब कर रहे हैं। सो इट डिपेंड्स कि अपॉर्चुनिटीज़ उस टाइम पर जब आप अप्लाई कर रहे हैं किस किस्म की हैं और आपकी अपनी स्किल्स क्या हैं। बट बट यहाँ पर जो पीएचडी का कैंडिडेट है वो फुल टाइम जॉब कर सकता है, उसमें वर्किंग आवर्स का कोई इशू नहीं है। जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो यूजुअली 20 आवर्स पर वीक कर सकते हैं, उधर रिस्ट्रिक्शन है। बट मैं ये चीज़ जो मेरे ख़्याल में जो पीएचडी का स्टूडेंट है उसके लिए फुल टाइम पीएचडी और फुल टाइम जॉब करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पीएचडी के लिए यहाँ पर आएँ जब आपके पास स्कॉलरशिप ना हो। क्योंकि स्कॉलरशिप के बगैर अगर आप कहते हैं कि मैं फुल टाइम पीएचडी करूँ और फुल टाइम जॉब भी करूँ, सो दिस सीम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी आई गेस। दो कि कुछ लोग यहाँ हैं उन्होंने की है लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है। एटलीस्ट यू हैव सम फंडिंग फॉर योर पीएचडी व्हेन यू आर डूइंग योर पीएचडी। इसी तरह मास्टर्स में क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में आप अपने जो मास्टर्स के एक्सपेंसिव है वो काफ़ी एक्सपेंसिव डिग्री है मास्टर्स की यहाँ पर, वो तो वो अपने वर्किंग के साथ मास्टर्स के जो डिग्री के एक्सपेंसेस है वो वहाँ पर कंप्लीट नहीं कर सकते। सो until and unless you have a lot of money or you have some funding, I don't recommend you masters or PhD in New Zealand, दो कुछ लोग कर सकते हैं और करते हैं। अम, इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं न्यूजीलैंड की ओवरऑल कम्युनिटी के बारे में, तो आई गेस इन माय एक्सपीरियंस आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस। यहाँ पर अच्छी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, मिलते जुलते हैं आपस में, फैमिलीज भी हैं, और फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है क्योंकि जो पीएचडी का यहाँ कैंडिडेट है वो और उसकी जो वाइफ है या अगर वो जॉब कर सकती हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन है यहाँ पर, और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है यहाँ पर। अवर आर कंपैरेटिवली यहाँ पर एथनिक इश्यूज नहीं है और नेचुरली ब्यूटीफुल है। इसके अलावा so generally, I guess New Zealand is a good opportunity for people who want to do PhD or master's degree. But the important thing is that you need to have some funding, you need to have some scholarship to get here, I guess। मैं एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके फंडिंग हो तब आए। एचईसी के काफ़ी स्कॉलर्स यहाँ पर हैं, स्कॉलरशिप लेकर यहाँ पर आए हैं, वो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इट मीन्स दैट अगर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है तो एक एचईसी भी एक प्रोसीजर है स्कॉलरशिप का जिसके थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हैं। और स्पेशली डॉक्टरल स्कॉलरशिप जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मोस्टली मतलब आर्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ ये डॉक्टरल स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं।
तो इनमें जैसे मैंने बताया कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो जीपीए है। तो आप अगर न्यूज़ीलैंड अगर आपका प्रोफाइल या एकेडमिक्स मार्क या जीपीए अच्छे हैं तो आई गेस आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए न्यूज़ीलैंड में। सो आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं जो पॉइंट्स मैंने अपने मुताबिक लिखे थे। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन you can ask me later on, or right now I can answer you. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसके साथ मैंने एक एक्सेल फाइल अटैच की है जिसमें मैंने मेन पॉइंट्स और यूनिवर्सिटीज़ एड्रेस और सम की सजेशंस लिखी हैं। आप वो एक्सेल शीट ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा जिसमें न्यूजीलैंड का आपको ओवरऑल चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। अम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूँ, कुछ क्वेश्चन पढ़ लूँ। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वीज़ा प्रोसेस कोविड-19 की वजह से कितना ले रहा है। तो आई थिंक इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है इस चीज़ की। चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो आप बेहतर ये है कि जो मेन सोर्स है आप उसको अप्रोच करें। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट डज़ इट मीन? आई गेस अगर आप मास्टर्स ऑफ एडमिशन के बारे में पूछ रहे हैं तो आप कहाँ किस यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं। मैंने ये एक्सेल फाइल में 8 यूनिवर्सिटीज़ और उनकी वेबसाइट दी है। आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें उन्होंने प्रोसीजर लिखा है कि आप किस तरह अप्लाई करेंगे। आई थिंक ये जो मैंने जनरल क्राइटेरिया लिखा है एडमिशन का, इसके अलावा मे बी वो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं इफ़ यू वांट टू डू एमबीए फ्रॉम ऑकलैंड यूनिवर्सिटी। और यस, जो बेसिक क्राइटेरिया मैंने इस एक्सेल शीट में लिखा है या डिस्कस किया है, इसके अलावा वो आपसे 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगते हैं। Is it wise to contact professor for PhD supervision before having a funding arrangement? Uh, मैंने बताया जिस तरह के 2 तरीके होते हैं। आप जो है यूनिवर्सिटीज़ को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, वो एक्सेस करके आपके लिए सुपरवाइज़र खुद एलोकेट करते हैं, या कुछ केसेस में वो आपको कह देते हैं कि आप सुपरवाइज़र खुद अप्रोच करें। तो एडमिशन का जो प्रोसेस है ये वेरिएट करता है। आप यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पे चेक करें कि वो क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इट इज़ एडवाइज टू कॉन्टैक्ट फॉर सुपरवाइजर बिफोर हैविंग फंडिंग अरेंज्ड। स्कॉलरशिप और फंडिंग से पहले आपने एडमिशन लेना है, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन है और स्कॉलरशिप जो है वो पैरेलल प्रोसेस चलता है। या सम टाइम्स जब आपका एडमिशन ऑफर लेटर एडमिशन जो आ जाता है या ऑफर लेटर हो जाता है उसके बाद आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं। सो फंडिंग या स्कॉलरशिप इज़ सेकंड स्टेप, पहले एडमिशन का प्रोसेस है। एडमिशन के लिए अगर आप कह रहे हैं कि उसके लिए सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करना चाहिए या कि नहीं, तो इसका आंसर ये है कि आप डिपार्टमेंट या वेबसाइट से चेक करें व्हाट दे रिक्वायर। डू दे वांट यू टू कांटेक्ट डायरेक्टली बिफोर दे assess your application, or they will assess your application and then they will allocate supervisors for you. So it depends. For PhD admission with scholarship route is through HEC, or you should apply to the university supervisors. सो एचईसी का आई गेस आप पहले एचईसी का क्वालिफाई करते हैं स्कॉलरशिप एंड देन यू अप्लाई फॉर द एडमिशन। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो HEC is one option. There are multiple other option of funding as well. So अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी के डॉक्टरल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, और अदर जो फंडिंग्स हैं, न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप है,
या वाइस चांसलर स्कॉलरशिप है, आप उसके लिए भी कोशिश करें। अपने बेसिकली अपने ऑप्शंस जो हैं वो ओपन रखें और उनको अवेल करने की कोशिश करें। स्पेशली जब मैं जीपीए अच्छे जीपीए की बात करता हूँ तो इट मीन्स 7 out of 9, और यू कैन से मोर देन 80% marks in your master's degree. I think I don't have any other questions, लेकिन इस चीज़ एक क्वेश्चन है, कैन कैंडिडेट विद फैमिली मैनेज टू लिव इन न्यूजीलैंड ऑन स्कॉलरशिप? अब फैमिली की डेफिनेशन में भी, अब आई डोंट नो, यू मीन जस्ट अ पार्टनर, या वाइफ, या आप उसमें बच्चे भी इंक्लूड कर रहे हैं, और कितने बच्चे ये डिपेंड करता है। लेकिन स्कॉलरशिप में फैमिली को साथ एडजस्ट करना इस a bit difficult, बट यूजली यहाँ पर जब लोग आते हैं, आप या आपकी वाइफ जो है वो काम कर सकती हैं, तो यूजली पीपल जो है, लोग जो है पार्ट टाइम जॉब करके विद इन यूनिवर्सिटी, आउटसाइड यूनिवर्सिटी अपने एक्सपेंस कवर कर लेते हैं। सो आई थिंक इफ़ यू आर आस्किंग कि फैमिली के साथ स्कॉलरशिप हो तो आप फैमिली के साथ यहाँ पर आना एडवाइजेबल है, आई वुड से यस, बिकॉज आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, पार्ट टाइम वर्क जो है ना वो यूजुअली लोगों को मिल जाता है और आप कर सकते हैं। 3.5 MPhil clinical psychology, a good GPA. Again, uh, इट्स डिफ़िकल्ट टू से, ये डिपेंड करता है आप किस डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं, और उस डिग्री में जब वो स्कॉलरशिप राउंड होता है वो कितना कम्पिटिटिव होता है। बट देर इज़ नो हार्म इन अप्लाई, सो 3.5 जीपी के साथ आई थिंक यू शुड ट्राई, बट यूजली आई गेस 3.7 एंड अबव के लिए चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगेन आई रिपीट, 3.5 जीपीए के साथ आप ट्राई करें, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, बट यूजुअली आई गेस 3.7 एंड अबव जो है उसके लिए चांसेस ज़्यादा हैं स्कॉलरशिप के, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। एवरेज स्टाइपेंड फॉर मास्टर इन इंजीनियरिंग, average stipend of scholarship, I don't know which scholarship you are talking about. न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी है, एचईसी की भी है, यूनिवर्सिटी की अपनी भी स्कॉलरशिप हो सकती है। सो आप उस स्कॉलरशिप की डिटेल में जाएं और देखें कि उस स्कॉलरशिप में कितना स्टाइपेंड दिया जाता है। हर स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड रेट जो है वो डिफरेंट है, बट यूजली मास्टर्स के स्कॉलरशिप काफ़ी competitive होते हैं। I don't find many people here who got master's scholarship and studying in New Zealand. So I doubt कि मास्टर्स का स्कॉलरशिप लेना ये यहाँ पर आसान है, स्पेशली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन यस, पीएचडी के काफ़ी ऑप्शंस, स्कॉलरशिप के ऑप्शंस हैं, अगर आपका प्रोफाइल यानी थोड़ी सी रिसर्च और जीपीए अच्छा है तो। आई थिंक देर इज़ नो मोर क्वेश्चंस, तो कुछ चीज़ें मैं वाइंड अप करने के लिए आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। पीएचडी का डिसीजन जो है, आई थिंक ये सबके लिए नहीं होता, इट्स अ बिग डिसीजन। यूजली जब आप पीएचडी स्टार्ट करते हैं तो आपकी एज अराउंड 25 to 35 और समवेयर अराउंड इसी कैटेगरी में होती है। तो इट मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी के एक मेजर टाइम, जो आपका मेजर टाइम है, तब आप ये डिसीजन लेते हैं, तो आपने यू हैव टू स्पेंड योर टाइम, योर एनर्जी, योर कॉग्निटिव इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एंड रिसोर्सेज, इवन फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपने इन्वेस्ट करने हैं। ये पीएचडी का एक 4-5 ईयर्स का, ये 4 ईयर्स या 3 ईयर्स का प्रोसेस है।
तो इसमें आपने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट करनी है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन। जब आप पीएचडी का डिसीजन लें तो अच्छी तरह एनालाइज कर लें कि आपकी कैपेसिटी इतनी है, आप वाकई ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, आप अपने सर्कमस्टांसेस देखें और फिर ये डिसीजन लें। But if you decide that you want to do PhD and for a good reason, then I guess it's worth to try because it's a life-changing opportunity. आप PhD करने से पहले और बाद there is a big difference. So uh, अगर आप PhD करना चाहते हैं तो you have to be consistent इन अप्लाइंग ये जो एडमिशन का प्रोसेस है इसमें आप कॉन्टिन्यूसली जो लर्निंग प्रोसेस है पीएचडी का, आई थिंक वो स्टार्ट हो जाता है। आप चीज़ें अपना रिसर्च जो वर्क है, कोलैबोरेशन है या रिसर्च टॉपिक है या रिसर्च प्रपोजल है उसको अपडेट करते हैं। इसके अलावा लोगों से कांटेक्ट करते हैं, वो एक आपकी लर्निंग है। इसके अलावा आइल्स है, वो या आप अपनी सीवी बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो इम्पोर्टेंट है, वो भी किसी कई यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड करती हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का जो है एक कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है जिसमें से आप गुजरते हैं और इसकी आपकी लर्निंग भी होती है। तो आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। पेशेंस रखें, अपने जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन रखें। डोंट कन्फाइन योरसेल्फ टू अ स्पेसिफिक कंट्री और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ या कंट्रीज़ में कोशिश करनी चाहिए और एम हाई, मतलब अगर आप एचईसी का सोच रहे हैं तो एचईसी इज़ वन ऑप्शन। देयर आर मल्टीपल अदर फंडिंग सोर्सेज एज वेल। सो एक्सप्लोर करें अपने ऑप्शन, एडमिशन के, यूनिवर्सिटीज़ के, कंट्रीज़ के, फंडिंग के। तो इससे एक आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखें। सो आई थिंक दैट्स ऑल आई वांट टू से। दो चीज़ें, एक तो ये कि मैंने एक्सेल शीट अटैच की है, उस पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप उसको पढ़ें। और उसके बाद भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है या कोई स्पेसिफिक आंसर्स चीज़ की नहीं समझ आती, उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ या मैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट अगेन प्लीज़ डोंट आस्क वेरी जनरल क्वेश्चन कि एडमिशन जब स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें या जहाँ रियली आपको हेल्प की ज़रूरत है वहाँ आपको गाइड कर सकता है। बाकी जो एडमिशन या स्कॉलरशिप का आपको स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना है तो आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। गुड लक फॉर योर प्रोफेशन एंड आई होप दिस सेशन जो है वो कुछ लोगों को बेनिफिट करेगा और इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। अल्लाह हाफिज़।